हेलो। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अब तक अपनी हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में, कि हमने जो स्टोन एज डिस्कस कर लिया, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस कर लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज डिस्कस कर चुके हैं, हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद जैन बौद्ध हमने दोनों देख लिए। उसके बाद में जो ब्राह्मण धर्म, उसके बाद मतलब शैव धर्म और वैष्णव धर्म, मतलब भगवान विष्णु का धर्म और शिव का धर्म, ये और धर्म आते हैं। वैसे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारी किताब में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करना है उसमें से। अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था, वैदिक एज में हमने देखा था कि जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि जहाँ जो प्रशासन होता था वो सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम था, गांव था। और गांव के प्रमुख को हम ग्रामीणी बोलते थे, ये हमने वैदिक काल में पढ़ा था। बहुत सारे गांव मिलकर क्या बनाते थे? एक विष बनाते थे, और विष के जो प्रमुख होता था उसे विषपति बोला जाता था। और जब बहुत सारे विष मिल जाते थे तो क्या बनाते थे? एक जन बनाते थे, जन। तो जन तक वहां पे हमारा एंड हो गया था, और जन के प्रमुख को हम राजन या जनपति बोलते थे। ठीक है जी। तो ऋग्वैदिक एज में हमें पता है कि गाय ज्यादा महत्व रखती थी, पशुपालन करते थे वैदिक एज के। तो हम जो वहाँ का प्रमुख था, हमने उसे जनरल भाषा में, गांव की भाषा में क्या बोला था? गौपति। गांव की भाषा में गौपति बोला था। लेकिन वहां पे जो लास्ट इकाई थी, जब बहुत सारे विष मिलकर क्या बन जाते हैं? जन। तो हम उसे बोलेंगे जनपति, गौपति, जन। और फिर बाद में क्या हुआ? लेटर वैदिक एज में जब लोहे की खोज हो गई तो आदमी किस पर ट्रांसफर हो गया था? कृषि ज्यादा करता था, लोहे की खोज हो गई थी, तो फिर उसे भूपति बोलते थे। और जन, बहुत सारे जन मिलकर, फिर जनों में लड़ाई होती थी, बहुत सारे जन मिलकर क्या बन गए थे? जनपद बन गए थे, जनपद। तो जनपद के प्रमुख को भूपति बोला जाता था। ये हमने लेटर वैदिक एज में देखा था, 1000 से 600 BC तक। अब हम लेटर वैदिक के बाद में प्री मौर्यन एज में आए, मतलब मौर्यों से पहले का जो काल था, पूर्व मौर्योत्तर काल, मौर्यों से पहले का काल, मौर्य साम्राज्य आने से पहले का काल। तो इसे बोलते हैं, बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद बन गए। यानी कि सबसे छोटा क्या था? जन। बहुत सारे जन मिलकर क्या बने? जनपद। और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद। महाजनपद टाइम में ही हमारे बौद्ध और महावीर स्वामी हम अभी पढ़ चुके हैं, ये वही है महाजनपद। महाजनपद में जो प्रमुख होता था उसे राजा बोलते थे। और हमारे जो है हिस्ट्री में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। उसके बाद में जो महाजनपद मिलके क्या बन जाता था? कई सारे महाजनपद मिलके क्या बन जाता था? एक साम्राज्य, एम्पायर बन जाता था, एक साम्राज्य। और उसका जो राजा होता था उसे एम्परर बोलते थे, सम्राट बोलते थे। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद का उदय कैसे हुआ? बहुत सारे जनपद मिल करके क्या बन गए? महाजनपद। तो महाजनपद का उदय सबसे पहले हम माने तो हमारा, ये मैं मैप दिखा देता हूँ एक बार महाजनपद का। जो अभी हमने डिस्कस किए क्वेश्चन हमने बौद्ध के, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि महाजनपद का उल्लेख अंगोत्तर निकाय में मिलता है। जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय, उसमें पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख था। ये उनका मैप है जो 16 महाजनपद थे। जैसे ये जिस पे पेन चल रहा है, मगध, अंग, बज्जी, कुरु, मत्स्य, पांचाल, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाजनपद के। ये जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनका? ये 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं, और जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में वो कहाँ पर है, वो है। जैसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इनकी राजधानी पूछी जाती है। जैसे हम देखें, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। इसको हम पुश करके आप वीडियो को पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये याद करने का है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे गंधार की तक्षशिला है। कुरु की राजधानी कहाँ पर है? हस्तिनापुर। या ये सारे महाभारत टाइम के, महाभारत में देखा होगा, ये सारे नाम आते हैं महाभारत में, कि कौशल नरेश, वत्स नरेश, महाभारत टाइम के हैं ये सारे के सारे जनपद। तो कुरु जो बोलते थे हस्तिनापुर, जिसमें कौरव रहते थे, कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ।
और वर्तमान स्थिति देखें तो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है? दिल्ली और मेरठ में। मेरठ में हस्तिनापुर। ऐसे सुरसेन की मथुरा थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कौशल की श्रीवस्ती थी, और काशी की वाराणसी थी, मगध की हमारी गिरिवराज या राजगृह थी, और अंग की क्या थी? चंपा नगरी थी। ये सारी राजधानियां इम्पोर्टेंट हैं और इनको पुश करके आप याद कर सकते हैं। सिर्फ याद करने का है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आगे हम एक बार देखें आगे महाजनपद के बारे में। हाँ, ये सारे महाजनपद हैं, उनकी वर्तमान स्थिति। जैसे गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी, और आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान में ये कहाँ होगा? पाकिस्तान में जा चुका है। ये गंधार यहाँ पर है। ये इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहाँ पर चाणक्य, जहाँ पर टीचर थे जिस तक्षशिला में, वही राजधानी थी इसकी, गंधार की। तो गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में है ये। तो इनकी स्थिति देख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये सारे जनपद थे और सारे महाजनपद मिलकर क्या बने? एक साम्राज्य बने, और उनमें भी एक स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना क्या? मगध साम्राज्य। और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मगध के पास में ये काशी था ऊपर, इधर हमारा बज्जी था, इधर अंग था। ये अंग साम्राज्य था, इधर बज्जी, इधर काशी था। तो क्या हुआ, हमने देखा महाजनपदों का उदय हो गया, उनकी राजधानी वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। वैसे पढ़ने के लिए तो एक एक महाजनपद को पढ़ना जरूरी है, लेकिन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इसमें जो हमारा मेन जो साम्राज्य बना, जो एम्पायर बना मेन, जो सबसे शक्तिशाली एम्पायर बना इन 16 महाजनपद में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध, मगध हमारा सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना इनमें। और इसका उल्लेख मगध का शब्द का, मगध का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मगध पर विभिन्न वंशों के शासकों द्वारा शासन किया गया था। मतलब मगध साम्राज्य पर एक वंश ने शासन नहीं किया, बहुत सारे वंशों ने शासन किया था। तो मैं देखूं सबसे पहला वंश मगध साम्राज्य पर जो शासन करने वाला था वो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का जो शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश, और उसका जो शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। सिर्फ इतना याद रखना, मगध पर पहला वंश शासन करने वाला कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वही महाभारत में जरासंध का नाम सुना होगा। जरासंध बृहद्रथ का बेटा था जरासंध, तो उससे रिलेटेड है ये कुछ बृहद्रथ वंश। ठीक है जी। इसमें कोई और ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था, तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। और ध्यान रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैदिक एज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद में जैन, बौद्ध और बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, और यहाँ से क्षत्रिय स्ट्रॉन्ग स्थिति में आने लगे थे, अच्छी स्थिति में आने लगे थे क्षत्रिय। तो बृहद्रथ वंश भी क्षत्रिय वंश था, और हर्यक वंश भी क्या था? क्षत्रिय वंश था हमारा। तो हर्यक वंश में कौन था? इसके बाद में आता है हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बिंबसार। यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक आता है बिंदुसार और एक आता है बिंबसार। हिस्ट्री में दो नाम हैं जिनमें कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। तो बिंबसार था हमारा हर्यक वंश का, बिंबसार और बिंदुसार। अगर आप देखें तो बिंबे, बा और दा का अंतर है इनमें, तो बी पहले आता है, डी बाद में आता है, इस वजह से याद रख सकते हैं हम इसको। बिंबसार था हर्यक वंश का संस्थापक। और बिंबसार का टाइम पीरियड हम देखें तो 544 से और कितना है 492 बीसी तक का है। 544 से 492 बीसी तक का है बिंबसार का टाइम पीरियड। अब हम यहाँ जो ये मैप देख रहे हैं, हमने अभी देखा था, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए ये बीच वाला जो है ये है मगध। यहाँ बीच में क्या है? मगध। और अभी मैप में ऊपर देखा था हमने, तो ऊपर साइड में क्या था? बज्जी था, और इधर क्या था? अंग था। तो बिंबसार का जो शादी हुआ था वो हुई थी पहली शादी कौशला देवी से। यहाँ बज्जी से ऊपर क्या था? काशी था। मैप में आप देख सकते हैं पीछे जाके काशी था। काशी की जो कौशला देवी से शादी हुई थी, प्रसेनजीत की बहन थी, ये श्रीवस्ती की। कौशल
महाजनपद था एक। कौशल महाजनपद का राजा था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी। प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी। कौशला देवी से बिंबिसार की क्या हुई थी? शादी हुई थी। पहली शादी इनकी कौशला देवी से हुई थी। ठीक है जी। अब बिंबिसार अपना मगध को विस्तृत करना चाहता था। मगध चारों तरफ से, एक तरफ में मगध की नदी थी और पहाड़ियों के बीच में था, इस वजह से भी स्ट्रांग हुआ था मगध। अब ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो इधर तो अंग था नीचे, अंग वही जिसे दुर्योधन और उसको कर्ण को अंग देश का सम्राट बना देता, वही अंग देश था ये। तो ऊपर में था बज्जी। बज्जी में क्या था? बज्जी में 8 राजा शासन करते थे अलग अलग, लेकिन वो सारे एक साथ मिलकर शासन करते थे, बहुत स्ट्रांग शासन था। तो बिंबिसार को लगा कि बज्जी को हम जीत नहीं पाएंगे, तो बिंबिसार ने पहला विस्तार अपना कहाँ पर किया था? अंग की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मगध का पहला विस्तार, मतलब बिंबिसार ने क्या जीता था? पहले अंग जीता था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो अंग को मिला लिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार बहुत ही मतलब अच्छा राजनीतिज्ञ था, तो उसने क्या सोचा कि बज्जी को हम युद्ध में तो हरा नहीं सकते हैं, तो उससे क्यों ना वैवाहिक संबंध बनाए जाएं। तो बज्जी में क्या किया? इसने शादी की अपनी, इसने शादी कर ली। किसने? बिंबिसार ने बज्जी में। बज्जी की राजकुमारी थी, उससे इसने शादी कर ली। बज्जी की राजकुमारी से, चेलना नाम था उसका, चेलना। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली की राजकुमारी थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना। चेलना से शादी कर ली। अब इधर में अंग इसके साम्राज्य में आ गया, ऊपर से बज्जी। अब बज्जी वाले इस पे मगध एकदम सुरक्षित हो गया कि ना तो बज्जी वाले अटैक करेंगे ना इधर से। और मान लो कोई और महाजनपद वाला मगध पर आक्रमण करना चाहेगा, तो सबसे पहले तो उसके जो रिलेशन वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं उसके, जो उसके साले और ससुर हैं, वो उसका आक्रमण करने ही नहीं देंगे। तो ये बहुत दिमाग लगाया इसने बिंबिसार ने, और मगध को और स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब मगध कहाँ तक हो गया? बज्जी, और मगध की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई। उधर से बज्जी, इधर अंग, और मगध एकदम सुरक्षित हो गया। ठीक है जी। बिंबिसार के टाइम पर एक बहुत ही जो वो था जीवक। क्या था? जीवक चिकित्सक था एक। बिंबिसार के टाइम पर जीवक था। जीवक एक चिकित्सक था बिंबिसार के टाइम पर। बिंबिसार के दरबार में था जीवक। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीवक किसके दरबार का चिकित्सक था? तो बिंबिसार के दरबार का चिकित्सक था जीवक। एक बार इसी जीवक ने गौतम बुद्ध का इलाज किया था। गौतम बुद्ध बीमार हो गए थे, तो जीवक ने इलाज किया था। एक बार ये अवंती के राजा चंड प्रबोध का भी इलाज करने के लिए बिंबिसार ने इसको भेजा था, जीवक को। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। अवंती भी महाजनपद था। तो जो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे इसके, इसी के टाइम के थे, बिंबिसार के टाइम के ही थे। जिस टाइम पे ये शासन कर रहा था, उस टाइम पे महावीर स्वामी और बुद्ध धर्म, दोनों धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, दोनों का विकास हो रहा था। ठीक है जी। यहाँ तक माना जाता है कि बुद्ध और बिंबिसार का जन्म एक ही डेट को हुआ था, मतलब उनका बर्थडे समान था। अब हुआ क्या कि इसका पुत्र था बिंबिसार का अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसके टाइम पर पहली बौद्ध संगति हुई, वही अजातशत्रु। हर्यक वंश चल रहा है हमारा। हर्यक वंश में बिंबिसार, शुरू से मैं बताता हूँ। हर्यक वंश का शासक कौन था? प्रथम शासक बिंबिसार। और बिंबिसार ने पहला अपना जो है कहाँ विस्तृत किया? अंग की तरफ मगध को विस्तृत किया। उसके बाद में बज्जी में अपने रिलेशन बनाए, बज्जी में चेलना से वहां शादी कर ली। ठीक है जी। उसके बाद में इसके दरबार में कौन था? जीवक था। जीवक ने भगवान बुद्ध और अवंती के राजा चंड प्रबोध का इलाज किया था। ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो बिंबिसार का एक बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या चाहता था? बचपन से ही वो बज्जी को जीतना चाहता था। अजातशत्रु बज्जी को जीतना चाहता था। ठीक है जी। तो अजातशत्रु ने क्या किया? जब तक उसका बाप था, उसके बाप ने मना कर दिया कि वो तेरे मामा है, नाना है, वहां तू नहीं जीत सकता है। तो इसने बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, बिंबिसार को मार दिया। मारने के बाद में वो स्टोरी भी बताई थी मैंने कि ये भगवान बुद्ध के पास गया था। अब बुद्ध ने इससे पूछा कि, मतलब बुद्ध से कहा कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई, ये हो गई। और
मैंने अपने बाप को मार दिया, तो बुद्ध ने कहा था कि आगे से ऐसी गलती मत करना। ऐसे करके कुछ कहानी बताते हैं, मनगढ़ंत कहानी है, कोई रियल नहीं है। उसके बाद में अजातशत्रु का क्या लक्ष्य क्या था कि बज्जी को जीतना। अजातशत्रु ने मन बना लिया, सेना बना ली कि बज्जी पर आक्रमण करना है। और बज्जी में 8 राजा थे शक्तिशाली, और वो एक ही छत्र के नीचे काम करते थे, तो बज्जी को जीतना आसान नहीं था। तो क्या हुआ, अजातशत्रु की नंसार थी बज्जी, नंसार थी क्योंकि चेलना का बेटा था अजातशत्रु। तो इसमें क्या बताते हैं कि बज्जी में एक नाचने वाली थी जिसका नाम क्या था, आम्रपाली। तो उससे अजातशत्रु के मतलब संबंध थे, जो प्यार व्यार के संबंध थे अजातशत्रु के। तो अजातशत्रु चाहता था, आम्रपाली को जीतना चाहता था और इस बज्जी को जीतना चाहता था। आम्रपाली लड़की थी, वहां पे नाचने वाली थी एक। तो अजातशत्रु ने पूरा मन बना लिया। तो इसका एक दोस्त था, इसका एक मित्र था वात्स्यकार। वात्स्यकार इसका मित्र था। उसने कहा कि बज्जी को जीतना इतना आसान नहीं है, उसे जीतने के लिए अभी बहुत सारा टाइम लगेगा, तुम्हें समय का इंतजार करना चाहिए। तो अजातशत्रु ने क्या किया, वात्स्यकार को वहां दूत बना के भेज दिया बज्जी में कि जैसे राजदूत भेज देते हैं भारत का अमेरिका में राजदूत, और जैसे बांग्लादेश में राजदूत भारत अपना आदमी भेज देता है, ऐसे ही अजातशत्रु ने वास्तुकार भेज दिया वहां पर वत्साकार। वत्साकार का काम क्या था, उस साम्राज्य को कमजोर करना। वत्साकार ने वहां पर जाके उन 8 राजाओं में पूरा मतलब उनमें लड़ाई करवा दी और वो अलग अलग कर दिए पूरे, और फिर हरी झंडी दे दी अजातशत्रु को कि आक्रमण कर दो, अब तुम बज्जी को जीत जाओगे। अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया। लगभग 15 साल लगी थी वत्साकार को वहां पे उनको अलग अलग करने में, बज्जी को कमजोर करने में। अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया और बज्जी को मगध में मिला लिया ताकत के बल पर। जब इसने मार दिया था अजातशत्रु ने बिंबिसार को, तो पहली जो इसकी वो थी बिंबिसार की पत्नी कौशला देवी जो प्रसेनजीत की बहन थी, तो प्रसेनजीत ने वाराणसी इनको काशी इनको दहेज में दिया था, तो इसने वो काशी फासी छीन लिया था प्रसेनजीत ने। तो पहले अजातशत्रु ने बज्जी को जीतने से पहले काशी को जीता था, प्रसेनजीत को हराया था। उसके बाद में इसने बज्जी को जीता वात्स्यकार की मदद से। और इसका भी पुत्र था अजातशत्रु का उदयन। अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था, उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने। और उदयन की हत्या किसने की, उसके पुत्र ने। मतलब इस धर्म को पितृहंतक धर्म या पितृहंतक धर्म बोला जाता। मतलब एक दूसरे अपने माँ बाप को मार मार के, अपने बाप को मार मार के ये राजा बने, ये हर्यक वंश वाले। उदयन ने राजधानी राजगृह से कहाँ कर दी थी, गिरिविराज कर दी थी उदयन ने। और उदयन ने एक नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गिरिविराज से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की अपनी राजधानी। ये क्वेश्चन आता है कि जो है मगध की राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किसने की थी, उदयन ने। पाटलिपुत्र किसने बसाया था, उदयन ने। पाटलिपुत्र का एक और नाम है कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते हैं। कुसुमपुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक देखें तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसे आप आराम से देख सकते हैं, पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, और जो अंतिम लास्ट शासक कौन था। इसमें और सारे शासक आए पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम शासक पूछा जाता है हर्यक वंश का कौन था, नागदशक। अंतिम शासक था नागदशक। इसके बाद में हर्यक वंश हमारा खत्म हो जाता है। 544 से 412 तक हर्यक वंश का टाइम पीरियड है। 544 बीसी से 412 बीसी तक। स्टोरी को अच्छे से समझना, अच्छी स्टोरी है। उसके बाद में क्या हुआ, नागदशक जो शासक था लास्ट शासक, उसका वध कर दिया शिशुनाग ने। किसने, शिशुनाग ने वध कर दिया और उसने नया वंश बना दिया, एक शिशुनाग वंश। नागदशक का वध कर दिया शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने कौन सा वंश बनाया, शिशुनाग वंश। अपने ही नाम पर वंश बना दिया, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग के बारे में वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कौन, किसको, वैशाली को। वैशाली मतलब बज्जी।
बज्जी में जैसे अजातशत्रु मरा, उदयन मरा, बज्जी मगध में जीत लिया था। अब मगध का शासक कौन हो गया? शिशुनाग। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करें। मगध का शासक कौन हो गया अब? शिशुनाग। तो बज्जी में जो अलग अलग राजा थे, जो अब मगध के कब्जे में आ चुका था, इस बज्जी में अब वो मगध के कब्जे में आ चुका था, और यहाँ अजातशत्रु भी गया, मर गया, उदयन भी मर गया, और ये कमजोर शासक आ गया था नागदशक। तो यहाँ पे विद्रोह होने लगे थे, फिर दोबारा से बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे, और ये लोग आजाद होने के लिए आवाज उठाने लगे थे। तो इस आवाज को दबाने के लिए शिशुनाग ने क्या किया? अपनी राजधानी एक तो पाटलिपुत्री रखी, दूसरी राजधानी कहाँ पहुंचा दी? वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया, जिससे कि प्रशासन अच्छे से हो सके। इसने लिच्छवी बोलते थे उन्हें, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, जिससे शादी की थी। तो लिच्छवी पर शासन करने के लिए क्या किया था? अपनी राजधानी वैशाली दूसरी राजधानी बनाई थी। इसका पुत्र था नागदशक का कालाशोक, जिसके टाइम पर दूसरी बुद्ध संगति हुई है, कालशोक। कालशोक के टाइम पर इसे काकवर्णी बोला जाता था, काकवर्णी पुराणों में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी इसके टाइम पर ही। और इसने राजधानी पुनः वापस अपनी कहाँ कर ली थी? पाटलिपुत्र में कर ली थी कालशोक ने। और कालशोक का एक बेटा था, क्या नाम था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या महानंदिन, कोई भी नाम ले सकते हैं इसका, नंदीवर्धन या महानंदिन। ये भी क्षत्रिय वंश था, शिशुनाग वंश। देखो, पहला वंश बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ भी क्षत्रिय वंश था। उसके बाद में दूसरा वंश हर्यक वंश, हर्यक वंश भी क्षत्रिय वंश था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता, सीरीज में लगा के पूछता है कि इस वंश का कार्यकाल कब से, मतलब कौन सा वंश पहले था, कौन सा बाद में था। ठीक है जी। शिशुनाग वंश के बाद में क्या हुआ? जो नंदीवर्धन या महानंदिन था, ये नंदीवर्धन या महानंदिन था, इस वंश का ये आखिरी शासक था, महानंदिन। तो इसके यहाँ पे एक आदमी आता था, महापदम नंद। इसके यहाँ पे एक काम करने के लिए एक शूद्र आता था। शूद्र मतलब नीची जाति का, महापदम नंद, नंदीवर्धन के यहाँ पर। और उसका जो है संबंध हो गए थे इसकी बेटी से, महानंदिन की बेटी से उसके संबंध हो गए थे। तो उसने, बेटी ने और महापदम नंद ने मिलकर नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में नंद वंश उदय हुआ, नंद वंश का उदय हुआ। और नंद वंश का टाइम पीरियड 344 से 322 बीसी तक माना जाता है। अब ये क्षत्रिय वंश था और ये था शूद्र था महापदम नंद। और तो क्षत्रियों को मतलब तभी से जैन, बुद्ध और उसके बाद में जो वंश आए, ये सारे ये सब क्षत्रिय वंश से आ रहे थे। तो लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा था कि ये एक शूद्र और हमारे ऊपर शासन कर रहा है। उसने इसकी बेटी से विवाह कर लिया था महापदम नंद ने। तो ये संभवतः एक पहला शूद्र शासक था। कौन था? शूद्र शासक था ये महापदम नंद। तो इसने क्षत्रियों का विनाश किया। इसने मतलब बहुत सारे, जो भी कोई उसका विरोध करता था उसको मरवा देता था। मतलब इसने क्षत्रियों को बहुत मारा, बहुत काटा। इस वजह से इसे परशुराम भी बोला जाता था, भगवान परशुराम का अवतार माना जाता था महापदम नंद को। इसे सर्व छत्रांक की उपाधि मिली थी इसे, सर्व छत्रांक। और एक राट की उपाधि मिली थी इसे, एक छत्र की उपाधि ली से इसने क्षत्रियों का विनाश किया था बहुत सारा, महापदम नंद ने। ये भी दिखाना चाहता था कि मैं क्षत्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इसने मतलब बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से इसे एक राट या एक छत्र की उपाधि मिली थी। इसके 8 पुत्र थे, 8। और मतलब मगध का जो जितना भी विस्तार होना था, इसके टाइम पर इसने बहुत बड़े क्षेत्र पर पहुंचा दिया था मगध को। सबसे ज्यादा विस्तार किया था महापदम नंद ने मगध का। और जो हमें बाद में पता चलता है कलिंग, जिसको अशोक का जो कलिंग युद्ध आता है, कलिंग अशोक ने जीता था। अशोक से भी पहली बार जो कलिंग को जीतकर मिलाया था मगध में, वो किसने मिलाया था? महापदम नंद ने। हम देखें तो इसके 8 पुत्र थे और एक ये खुद था। इसका टाइम पीरियड देखें हम 344 से 322 बीसी, मतलब लगभग 20-22 साल में
यहाँ पे 9 शासकों ने शासन कर लिया था, मतलब थोड़े थोड़े पीरियड के लिए 9 शासकों ने शासन कर लिया था नंद वंश के ने। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद या धनानंद, जो भी लिखा रहता, घनानंद लास्ट शासक था। और यूनानी जो किताबें, इसमें घनानंद को क्या बोला जाता था? अग्रमीज, अग्रमीज कहा जाता था यूनानी किताबों में घनानंद को। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हमारी मौर्य वंश की। घनानंद के टाइम पर क्या था कि घनानंद बहुत अय्यासी टाइप का शासक था और इसके पास में सेना थी बहुत सारी, और क्षेत्र इसके, यहाँ महापद्म नंद ने, इसके पिताजी ने बहुत बड़ा क्षेत्र फैला ही दिया था चारों तरफ। तो महापद्म नंद के टाइम पर ही एक ब्राह्मण हुआ करते थे, चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य के बेटे थे ये, इसलिए इनका नाम चाणक्य था। विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम था। तो ये तक्षशिला में, जो अभी मैंने दिखाया फिलहाल में, जो पाकिस्तान में तक्षशिला गंधार की राजधानी था, गंधार महाजनपद की, तो वहां पे ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और वहीं पे चाणक्य ने शिक्षा भी प्राप्त की और वहीं पर चाणक्य ने क्या किया, वहां के प्रोफेसर भी बन गए थे चाणक्य तक्षशिला के। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि एक यूनानी, कौन, एक यूनानी जिसका नाम क्या था, सिकंदर या अलेक्जेंडर बोलते हैं जिसे, सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। सिकंदर यूनान से चला था, ईरान, और उसके बाद में 43 राजाओं को हरा कर, और वो कहाँ तक पहुंच गया था, भारत तक पहुंच गया था। और उसका अगला टारगेट क्या था, भारत। अब भारत में घुसने से पहले तक्षशिला की, जो आप देखें, गंधार ही सबसे पहले पड़ता था पाकिस्तान की तरफ, वहीं से वो एंट्री करता। तो वहां पर जैसे इन्हें पता चला कि कोई सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है, तो ये उसकी खबर लेके कहाँ पर आए थे, घनानंद के दरबार में आए थे। घनानंद के दरबार में आए थे चंद्रगुप्त, मतलब चाणक्य। तो घनानंद से आकर कहा कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर का आक्रमण हुआ है और तुम हमारी रक्षा कीजिए। तो घनानंद ने कहा कि वहाँ जो गंधार का क्षेत्र था, वो वहाँ पे घनानंद ने किसे दे रखा था, आम्भी को। आम्भी एक राजा था वहाँ का, गंधार के क्षेत्र का। उसने कहा कि हमारे पास क्यों आए हो, आम्भी के पास जाओ, आम्भी देख लेगा अपने आप। तो उसने कहा कि आम्भी ने क्या किया, आम्भी भारत का पहला गद्दार, आम्भी ने क्या किया, सिकंदर आया और सिकंदर को गले, मतलब सिकंदर की माला डाल दी और गले लगा लिया कि जाओ और करो भारत पर आक्रमण और भारत को जीत लो। तो उसने बताया कि आम्भी ने गद्दारी कर दी है और तुम ही भारत को बचा सकते हो, तुम ही सबसे शक्तिशाली शासक हो। और वो अपनी चाणक्य अपना बहुत ज्यादा प्रवचन देने लगे। उनकी रंगशाला चल रही थी घनानंद की। घनानंद को गुस्सा आ गया और बोला, इस ब्राह्मण को बाहर निकाल के फेंको, ये बताएगा हमें कैसे शासन करना है। मतलब बहुत सारी बेइज्जती कर दी वहां पे चाणक्य की, कौटिल्य की। तो पहली बार भारत में किसी ब्राह्मण की बेइज्जती हुई। ब्राह्मण देवता की बेइज्जती होने पर पता है क्या होता है, ब्राह्मण ने अपनी चोटी खोली, अपने बाल खोले और वहीं पर श्राप दिया उसे कि इस चोटी को तभी बांधूंगा जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगा। कौटिल्य ने, चाणक्य ने उससे कह दिया कि जब तक तेरा विनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी इस चोटी को, अपने बालों को नहीं बांधूंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। अब जा रहे थे रास्ते में, लेकिन दिमाग में यही था कि ये इतना बड़ा राजा है, इतना शक्तिशाली, इसको मैं खत्म कैसे करूंगा। तो रास्ते में चल रहे थे तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ पर एक बच्चा बैठा है, पेड़ पर एक लड़का बैठा था और नीचे बहुत सारे, गाय चराने वाला लड़का था एक ग्वाला, और नीचे बहुत सारे उसके दोस्त बैठे थे। और वो वहां से ऊपर बैठ के कह रहा था कि मैं मगध का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। और मतलब वो मगध का राजा बना हुआ था और वहां पर न्याय कर रहा था उनका। ऐसे ही खेल रहे थे वो बच्चे। तो उसे देखकर चाणक्य को लगा कि ये ये मुझे न्याय दिला सकता है, ये मुझे जिता सकता है। तो वो उसे पकड़ के लाए वहां से, उससे पूछा तो उसने बताया, वो अपनी माँ के पास लेके गया उसे, इसको, चाणक्य को। तो
उसकी माँ का नाम क्या था? मोरा। मोरा के पास लेके गया। मोरा से बोले चाणक्य कि मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। तो मोरा ने कहा किस लिए चाहिए? कि इसे मगध का सम्राट बनाना है। कि मगध का सम्राट कैसे बन जाएगा, ये हम तो बहुत गरीब हैं, कि मैं इसे शिक्षा दीक्षा दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, इसे मुझे दे दो। तो मोरा के बारे में बताया जाता है, पता नहीं है, मतलब मोरा जो है उसके दरबार में दासी थी। किसके में? घनानंद के दरबार में। घनानंद ने उसे बहुत अपमानित करके और निकलवा दिया था, उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था मगध से। तो मोरा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब मोरा को भी लगा कि मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा, तो उसने चंद्रगुप्त को किसे दे दिया? चाणक्य को दे दिया। चाणक्य उसे लेकर तक्ष चला गए, वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा कराई, उसे युद्ध विद्या वगैरह सब कुछ सिखाई। और उसके बाद में फिर उसे कहाँ लेकर आए? मगध लेकर आए। और मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? घनानंद का वध कर दिया। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और मौर्य वंश का नाम मोरा के नाम पर रखा गया है। जैसे मोरा उसकी माता के नाम पर नाम रखा गया मौर्य वंश का। तो हमारे घनानंद जी मर गए और अब शासन किसका हो गया? मौर्य वंश में। मौर्य वंश हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। अब कुछ अंग्रेजी लेखक मानते हैं कि यहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तलवार उठाओ और इस देश के सारे राजाओं को जीतो और सबको एक जगह मिलाओ। तो उसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना लेकर और उसने भारत के सभी राजाओं को रौंद डाला था सबको। ये उन्होंने इसलिए कहा था चाणक्य ने, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि अगर पूरे भारत की शक्ति एक राजा के क्षेत्र में नहीं रही तो भारत फिर ऐसे ही आंधी जैसे गद्दार पैदा होंगे और फिर किसी की नजर उठेगी भारत पर आक्रमण करने की। इसलिए उसने सभी राजाओं को किसके अधीन करना चाहा था? मौर्य वंश के अधीन करना चाहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन करना चाहा था। अब मौर्य वंश में इसका जो टाइम पीरियड है 323 से 298 BC तक है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया और कौटिल्य कौन बन गए? जो राज पुरोहित बन गए, मुख्य सलाहकार बन गए और मुख्य महामंत्री बन गए। कौन? कौटिल्य। चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब हम देखें इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र का नाम लेते हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि पैसे देने की बात होगी, वित्त व्यवस्था की बात होगी, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अर्थशास्त्र की लिपि क्या है? लिपि है ब्राह्मी लिपि। और अर्थशास्त्र का विषय क्या है? मतलब अर्थशास्त्र किताब किसकी है? तो अर्थशास्त्र राजनीति की किताब है। अर्थशास्त्र राजनीति की किताब है, पैसा धेला वाली किताब नहीं है जो आजकल का हमारा अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में भाग कितने हैं? अर्थशास्त्र में हमारे में 15 भाग हैं। भाग इसके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है सप्त सिद्धांत देते हैं राज्य के होने के लिए। चाणक्य के 7 चीजें बताते हैं कि कोई राज्य कब बन सकता है। उसके लिए 7 चीज होनी चाहिए। पहली चीज राजा होना चाहिए, दूसरी चीज जनपद होना चाहिए, तीसरी चीज मंत्री होना चाहिए, चौथी कोष होना चाहिए, कोष मतलब वित्त होना चाहिए, पैसा धेला, एक दुर्ग भी होना चाहिए, एक बल सेना होनी चाहिए और एक मित्र होना चाहिए। वो ये 7 चीजें बताते हैं चाणक्य अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के सिर्फ पहले भाग में वित्त से संबंधित जानकारी मिलती है, बाकी किसी भी भाग में वित्त पैसे धेले से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ राजनीति की बातें मिलती हैं, सिर्फ कैसे शासन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मिलता है अर्थशास्त्र में। आगे हम देखें तो अलेक्जेंडर ने आक्रमण कर दिया भारत पर। आक्रमण कर दिया तो अलेक्जेंडर को, जैसे अलेक्जेंडर यहाँ तक आया था तो बहुत सारी साल हो गई थी, बहुत सारा टाइम हो गया था। और हमारे यहाँ की जलवायु जो थी, यहाँ ठंडा था बहुत, जम्मू कश्मीर की साइड में ठंडा था और उधर से आया था वो।
वहाँ रेगिस्तान में था। तो वहाँ पे इनके जो सैनिक थे वो महामारी फैल गई थी, यहाँ पे मक्खी मच्छरों से भी महामारी फैल रही थी, तो बिना युद्ध लड़े ही मर रहे थे। तो इसके सैनिकों ने कहा कि हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे। दूसरा भी देखें हम तो आगे बढ़ने के लिए भारत में घनानंद के पास 3 लाख की आर्मी था। कितनी थी? 3 लाख की सेना थी। तो अब तक जो ये सिकंदर ने जीते थे छोटे मोटे राजा फू फा करने वाले जो जनजाति वाले राजा थे वो जीते थे, लेकिन अब जो लड़ना था वो एक बहुत विशाल सेना से लड़ना था और उसके सैनिक मेंटली थक चुके थे लड़ लड़ के यहाँ तक आने में। तो सिकंदर के सैनिकों ने उससे कहा कि हम आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे और हम वापस जाएंगे। तो व्यास नदी तक सिकंदर आ चुका था भारत में, व्यास नदी तक ऊपर में जब हम देखें जम्मू कश्मीर में व्यास नदी तक, वहां तक वो वहां रह रहे थे। सिकंदर का युद्ध हुआ था किससे? पोरस से। पोरस से युद्ध हुआ था, पोरस को हरा दिया था सिकंदर ने और पोरस को बंदी बना लिया था सिकंदर ने। और तो पोरस उसकी आंखों में नजरों में नजर डाल के बोल रहा था। तो उसने पूछा था बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा था कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है युद्ध में वही किया जाए सम्मान के साथ। तो वो खुश हो गया था उसकी बहादुरी देख के पोरस की, तो उसे सारा राजपाट लौटा दिया था सिकंदर ने पोरस को। पोरस ने कहा था, पोरस ने फिर सिकंदर की सहायता के लिए भी कहा था। सिकंदर ने भारत पर बिना आक्रमण किए सिकंदर वापस लौट गया था। कहाँ? वापस लौट गया था, भारत पर आक्रमण नहीं किया था सिकंदर ने। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कि या तो वो सेना देख के डर गया या उसके सैनिक थक गए थे, उन्होंने मना कर दिया, कैसे भी हो। तो यहाँ पे इसके कुछ दूत साथ में आए थे कि ये पीछे से जिन जिन राजाओं को जीतता आ रहा था ना वो सब इंतजार कर रहे थे कि वापस तो इसी रास्ते से आएगा। तो उन्होंने सबने कहा सिकंदर से कि हम वापस इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राजस्थान की तरफ से। और राजस्थान की तरफ से गए तो वहां रेगिस्तान में मर गए आधे से सैनिक। और यहाँ क्या हुआ था कि भारत में घूम रहा था ये सिकंदर, तो किसी देशभक्त मच्छर ने देख लिया और मलेरिया ने इसे काट लिया था। मलेरिया मच्छर ने, जो मादा एनाफिलीज है उसने काट लिया और इसकी जो मृत्यु होती है वो मच्छर के काटने से मलेरिया की वजह से होती है। और ये विश्व विजेता एक मच्छर मार देता है इसे भारत का। ये वापस अपना बेबीलोन नहीं पहुंच पाता था, पहुंच नहीं पाता है बेबीलोन में जहां से ये चला था। रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, इसकी कहानी किसी दिन बाद में बताएंगे, बहुत अच्छी कहानी है इसकी। आगे हम देखें क्या हुआ कि इसके जो सेनापति थे कुछ यहीं रह गए। जैसे ये व्यास नदी तक जीत लिया था तो इसने अलग अलग अपना पूरा राज्य बांट दिया था कि ये उसको मिलेगा उस सेनापति को। तो जो भारत वाला हिस्सा था ये किसे मिला था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का राजदूत था, एक सिकंदर का एक सेनापति था, उसके साथ में रहता था ये। जब सिकंदर मर गया तो भारत वाला हिस्सा इसके हिस्से में आ गया सेल्यूकस निकेटर के। लेकिन इसके भी वही ख्वाब रहते थे कि एक दिन भारत को जीतेंगे। जो सिकंदर वाले थे वही इसके ख्वाब थे कि एक दिन भारत को हम जीतेंगे। तो इसने क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया तो पहला युद्ध हुआ इनका चंद्रगुप्त मौर्य से। पहला युद्ध हुआ कहाँ पर? इसे बोलते हैं वार ऑफ इंडस, सिंधु का युद्ध। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो इसके रिजल्ट देख के पता चल जाते हैं। इसमें संधि हुई क्या? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना मतलब भारत में पहली विदेशी बहू आ रही है, जो भारत की पहली विदेशी बहू है वो कौन है? हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। दूसरा क्या हुआ? 4 प्रोविंसेस थी, मतलब 4 प्रांत थे, वो चारों प्रांत किसे दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। तीसरा इसका एक दार्शनिक था, एक विद्वान था इसके पास में, सेल्यूकस निकेटर के पास में, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को भी किसे दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया मेगास्थनीज भी। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका पूछी जाती है। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, ये 3 चीजें इसे भी। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अब तो सुसुर्जी हो गए तो इन्हें भी कुछ देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कहा, क्या दिया इन्हें? 500 एलिफेंट दिए, 500 हाथी दिए, खवाओ इन्हें और जाओ। सेल्यूकस निकेटर के साथ ये संधि हुई। जो 4 प्रोविंसेस थी, जो 4 प्रांत से, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। जैसे इनके नाम थे उस टाइम पे,
एरिया, अराकोशिया, जैड्रोसिया और पेरिपेमिस्टाई। बहुत आसान से नाम थे, एरिया, अराकोशिया, जैड्रोसा और पेरिपेमिस्टाई। एरिया का जो शासक था, एरिया का जो शासन था वो किसके पास था? हिरात। मतलब एरिया जो वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में कौन सी जगह है? हिरात। हिरात जगह है पाकिस्तान की, वहां पर है एरिया। और अराकोशिया कौन सा? कंधार को बोलते हैं। जैड्रोसिया बलूचिस्तान पाकिस्तान को बोलते हैं। और पेरिपेमिस्टाई काबुल को बोलते हैं। तो ये 4 जगह किसे दे दी थी उसने? चंद्रगुप्त मौर्य को। इंडिका के बारे में हम देखें, जो मेगास्थनीज की बुक है, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। मतलब भारत का समाज कैसा था, क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलती है किसमें? इंडिका बुक में। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्ग में विभक्त था। मेगास्थनीज ने जो बताया, वो बताया कि भारत का समाज उस समय 7 वर्ग में विभक्त था। 7 वर्गों में कौन कौन से? दार्शनिक थे, कृषक थे, कृषि करने वाले थे, पशुपालक थे, शिल्पी थे, जो शिल्पकारी करते थे, मूर्तियां बनाते थे, योद्धा थे, स्पाई थे, जासूस थे और मंत्री थे। तो चंद्रगुप्त के अनुसार 7 विभागों में विभक्त था हमारा क्या? भारत। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? कृषक की, किसानों की। ठीक है जी। और इसमें इंडिका में इसने क्या कहा था कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते हैं। दूसरा इसने कहा था चोरी नहीं होती है। तीसरा इसने कहा था भारत में दास नहीं है। तो इसकी ये तीनों बात गलत है। भारत में अकाल भी पड़े थे, चोरी भी होती थी और भारत में दास भी थे। लेकिन इसने गलत नहीं लिखा था। सब आदमी अपने जहाँ पे रहते हैं वहां से कंपैरिजन करते हैं। तो इसने अपने यहाँ की स्थिति देखी थी, वहां पे अकाल पड़ते थे 200-200 साल, 300-300 साल अकाल पड़ते थे, बारिश नहीं होती थी। भारत में अकाल पड़ता था तो 1 आध महीना, 2-4 महीना पड़ गया। अकाल कैसे गलत सिद्ध हुआ? तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य खुद भारत में अकाल पड़ा था, मतलब मगध में, तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और स्थूल बाहु से शिक्षा दीक्षा लेकर जैन धर्म की श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इन्होंने कहा था अकाल मेरी वजह से पड़ा है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है जी। तो अकाल भी पड़ते थे भारत में, चोरी भी होती थी। चोरी क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि यहाँ सबके गेट वेट खुले रहते थे, कोई ज्यादा ताले वाले नहीं लगाते थे। इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े ताले लगते थे। ये अपने वहां से देख के इसने कहा कि यहाँ कोई चोरी थोड़ी होती है। अब इसने कहा भारत में दास नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसने वहां पर दास देखे थे, जंजीरों में बंधे रहते थे, खाना भी नहीं मिलता था और मार पड़ती थी, पूरे दिन काम करते थे। लेकिन यहाँ इसने दास तो थे, यहाँ देखे, यहाँ क्या था? खाने पीने का टाइम से मिल रहा है, कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। उसने कहा ये कोई दास थोड़ी है। तो वो उसने अपने यहाँ से कंपैरिजन करके ये 3 चीजें बताई थी जो उसकी गलत सिद्ध हो गई। तीसरी और आगे हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य महिला अंगरक्षक रखता था, मतलब महिला बॉडी गार्ड रखता था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके साथ में जो बाउंसर घूमती थी वो लेडीज थी। 298 बीसी में, कब? डेट इंपोर्टेंट है, 298 बीसी में इसकी मृत्यु होगी श्रवण बेलगोला, कर्नाटका, सल्लेखना के कारण। सल्लेखना होती है जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें भूखे प्यासे रहकर क्या करते हैं? अपना शरीर त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हो गए यहाँ पर। इनके पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 बीसी तक कौन रहे थे? बिंदुसार। इसको यूनानी जो लेखक थे वो क्या लिखते थे? अमित्रोकेटस। अमित्रोकेटस का मतलब क्या होता है? अमित्र घात। संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है अमित्रोकेटस का अमित्र घात। और ये जो थे बिंदुसार, ये मानते थे आजीवक धर्म को। मैंने बताया था 4 वक्त धर्म, आजीवक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म भारत में पैदा हो रहे थे। पहले जो धर्म था, अभी आप देख रहे हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानना है? जैन धर्म को। बिंदुसार इसका बेटा है, ये किस धर्म को मानना है? आजीवक धर्म को। अशोक इसका बेटा आएगा, वो किस धर्म को मानता है? बुद्ध धर्म को। पहले धर्म पारिवारिक नहीं थे, जातिगत व धर्म नहीं थे। पहले धर्म व्यक्तिगत थे। अगर एक ही घर में, जैसे हमने वैदिक एज में पढ़ा था, अगर एक ही घर में आदमी 4 आदमी है तो चारों अपना अलग अलग व्यक्तिगत अपने हिसाब से धर्म मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं था कि बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू ही होगा, बाप इस धर्म को मानता है तो बेटा भी इसी धर्म को मानता होगा, ऐसा नहीं था। यहाँ सब कैसा था? धर्म था हमारा कैसा? व्यक्तिगत धर्म था। और एक चीज और बताऊं मैं, जैसे उसके बाद में वो शूद्र शासक था, कौन? महापद्म नंद। शूद्र वंश आ गया, क्षत्रिय वंश खत्म हो गया था। इसके वंश को भी, किसके वंश को? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश को भी
इसको भी साहित्यकार, ब्राह्मण साहित्यकार ज्यादातर वो भी इसे शूद्र ही मानते थे, इसे भी नीची जाति का मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, नीच कुल का मानते थे। यवनी जो लेखक थे वो इसे नीच कुल का मानते थे। और बौद्ध साहित्य के अनुसार यह एक क्षत्रिय था। और प्लूटार्क एक लेखक थे, उन्होंने कहा था कि 6 लाख की सेना लेकर भारत को रौंद डाला था इसने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक शूद्र शासक था। वैसे मतलब कुछ साहित्यकार मानते हैं, इसमें कंट्रोवर्सी है, विवाद है इस बात में। तो अब हम बिंदुसार पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मर गए श्रवणबेलगोला में शल्लेखना के द्वारा 298 में। उसके बाद में उनके पुत्र आए, क्या नाम था उनका, बिंदुसार। और 1 नंबर के पियक्कड़ आदमी थे, मूडी आदमी थे। इनको अमित्रोकेटस या मित्रघात भी बोलते थे। आजीवक धर्म को अपनाया। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे, मक्खाली घोषाल। अब ये आजीवक धर्म क्या था, मतलब एकदम बिल्कुल कैसा धर्म था कि भाग्य पर डिपेंड, कुछ भी अपने आप से नहीं करना, सिर्फ भाग्य पर डिपेंड। 1 नंबर का आलसी आदमी था ये बिंदुसार, इसीलिए इसने इस धर्म को माना। इस धर्म में क्या था, जो मक्खाली घोषाल थे ये कहते थे कि अगर मेरे भाग में खाना होगा तो अपने आप आ जाएगा, मेरे भाग में कुछ भी होगा वो अपने आप आ जाएगा। ऐसी चीजों को मानते थे ये मक्खाली घोषाल। और इनके शिष्य भी ऐसे अच्छे थे कि ये पेड़ पर उल्टे लटके रहते थे, पैर ऊपर फंसा के डाली में और नीचे मुंह करके लटके रहते थे मक्खाली घोषाल। पूरी तरह से भाग पर डिपेंड था इनका वो। और सबसे बड़ी जो मंत्रियों की परिषद थी वो इसी के टाइम पर थी। किसके टाइम पर, बिंदुसार के टाइम पर। और बिंदुसार के टाइम पर जो अध्यक्ष था, जैसे वहां पे कौन था, चाणक्य था हमारा, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। और यहाँ पर कौन था, खल्लटक बिंदुसार के टाइम पर जो मंत्री था। सबसे ज्यादा मंत्रियों की सबसे बड़ी परिषद ही मंत्री परिषद, 500 मंत्री थे इसके पास में, बिंदुसार के पास में। बिंदुसार के बारे में बताया जाता है कि इसको 101 पुत्र थे। और इसने जो सीरिया, इराक, ईरान, इसके बाद में पड़ता है सीरिया का राजा था एंटियोकस के यहाँ से इसने 3 चीजें मंगवाई थी कि हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, मदिरा चाहिए, सूखे अंजीरे चाहिए और विद्वान चाहिए। विद्वान मतलब दार्शनिक चाहिए। तो उसने मान लिया था, उसने सीरिया के राजा ने, बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, तो सीरिया के राजा ने इसकी बात मान ली थी। लेकिन उसने कहा था कि हम दार्शनिक नहीं दे सकते। उसने मदिरा और सूखे अंजीरे भरवा के भेज दिए थे। तो ये खुश हो गया था कि हमें तो यही चाहिए, दार्शनिक ना देना तो कोई नहीं देना। पियक्कड़ आदमी था ये, अपना मस्त रहता था, पीता था। इसकी मृत्यु हो गई थी 272 में। ठीक है, इसके टाइम में जो तक्षशिला था, जहाँ पर चाणक्य पढ़े थे, कहाँ, तक्षशिला, गंधार वाला क्षेत्र, वो मैप में देखना दिख जाएगा बिल्कुल वही। वहां पे तक्षशिला में विद्रोह होने लगे थे इसके खिलाफ, मतलब वो भी राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे, बिंदुसार के खिलाफ। तो पहला विद्रोह हुआ था। वहां पर कोई भी जा रहा था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए, मगध का आदमी, कोई भी आदमी जा रहा था पाटलिपुत्र से, वहां पर वो उसको मार दे रहे थे। उसको क्या कर दे रहे थे, मार दे रहे थे वो। तो यहाँ पर जो राजभवन में कुछ बहुत ही षड्यंत्र चल रहा था अशोक के खिलाफ। अशोक पहले से, इसका पुत्र था 101 में ही इसका पुत्र था एक अशोक पहले से बहुत ही, अशोक दिखने में एक कुरूप, मतलब सुंदर बच्चा नहीं था। अशोक थोड़ा कुरूप था, काला था, थोड़ा कुरूप व्यक्ति था। और उसने पहले से ही छीनना सीखा था। इसे कुछ भी देते नहीं थे प्यार से, तो ये छीनता था, लड़ता था, झगड़ता था। तो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था अशोक। और अशोक को मरवाना चाहा, इसलिए पहले विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार को बोल दिया कि अशोक को वहां पर भेज दो विद्रोह को दबाने के लिए। तो अशोक तक्षशिला में गया। पहला जो रिवोल्ट हुआ था, पहला विद्रोह हुआ था तक्षशिला का, उसे दबाने के लिए अशोक कहाँ पर गया, तक्षशिला में गया। तक्षशिला में गया तो वहां पे इसने अच्छे से वहां पे कटाई की लोगों की। पहले का अशोक चंड शोक था, ये बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही निर्दयी, इसके दिल में कोई भी दया नहीं थी। तो इसने वहां पर विद्रोह का अच्छे से दमन किया और जीत गया।
ये विद्रोह में जाने से पहले ये अवंती का गवर्नर था। अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती भी महाजनपद था, उसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन का गवर्नर बना रखा था ये। तो ये उज्जैन न जाके सीधा अब कहाँ आया, पाटलिपुत्र ही आया। वहां पे तक्षशिला विद्रोह दबा के तो सब जगह जय जयकार होने लगी। किसकी? अशोक की। अब इसका एक और बेटा था सुसीम। सुसीम को लगा कि अब तो अशोक ही अगला राजा बनेगा, तो इसने क्या किया, अपने कुछ आदमी भेज के और वहां पर फिर से विद्रोह करवा दिए तक्षशिला में, वैसे ही झूठे का अपने आदमी भेज के। तो उसने बोला कि अब के अशोक को भेजने की क्या जरूरत है, पिताजी मुझे भेज दो विद्रोह को दबाने के लिए। तो उसने कहा मुझे भी देख लो, तो भेज दिया सुसीम को। आदमी उसी के थे, ये गया और ये जीत गया। अब फिर सुसीम की जय जयकार होने लगी और बिंदुसार ने घोषित कर दिया कि अगला सम्राट कौन बनेगा, सुसीम बनेगा। बिंदुसार मरने के कगार पर थे। यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी है, कुछ बताते हैं कि अशोक सीधा तक्षशिला रिवोल्ट को दबाने के बाद बिंदुसार के पास आया था और अशोक ने ही बिंदुसार का वध किया था। लेकिन बिंदुसार अपनी मौत मर गया। उसके बाद में सुसीम बस इतनी देर तक शासन रहा जितना टाइम उज्जैन से पाटलिपुत्र तक आने में लगा। उसके बाद में इसने सुसीम का वध कर दिया और बताया जाता है 269 में इसने सुसीम का वध कर दिया। 269 में, कितने में? 269 में नहीं, 273 में इसने अशोक का वध कर दिया। 273 BC में इसने सुसीम का वध कर दिया। अशोक ने सुसीम को मार दिया और इसने 4 साल बाद अपना राज्याभिषेक कराया। मतलब राजगद्दी पर ये 4 साल बाद बैठा 269 में। क्यों बैठा? क्योंकि इसने शपथ ली थी कि जब तक मैं एक एक को नहीं मार दूंगा, अपने एक एक दुश्मन को नहीं मार दूंगा, तब तक इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसा बताया जाता है इसने अपने सारे भाइयों को ढूंढ कर और वहां पर एक कुआं है उसमें डाल दिया था, काट के सबको मार दिया था इसने, अशोक ने। चंडशोक बोला जाता था। ये राधा गुप्त की मदद से बना था। राधा गुप्त चाणक्य का ही एक शिष्य था। राधा गुप्त की वजह से ये बन गया था शासक अशोक। इसने क्या किया, ये भारत का पहला शासक था, शासन बन गया। ये 269 से इसका शासन है 232 BC तक। ठीक है जी। पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता से संपर्क किया। अभिलेखों के माध्यम से कैसे? ये शिलालेख बनवाने लगा, इंस्क्रिप्शन बनवाने लगा। जैसे आजकल लिखवा देते हैं, पत्थर पर गुदवा के अपने भाषण लिखवा देता था कि राजा ने ये आदेश दिया है। पहले क्या होता था कि राजा कुछ आदेश दे रहा है, उसके अधिकारी वहां जाके कुछ और बता रहे हैं। टैक्स चल रहा है 10%, अधिकारी वसूल रहे हैं 20%। तो ये लिखवा देता था पत्थरों पर। तो ऐसा पहला शासक था जिसने जनता से अभिलेखों के माध्यम से संपर्क किया। ठीक है जी। इसके अभिलेख जो है, लैंग्वेज पूछी जाए, भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी इसकी। कैसी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। स्क्रिप्ट पूछी जाए, लिपि कैसी थी? तो लिपि थी इसकी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। मतलब इसके जो अभिलेख हैं वो चारों लिपियों में लिखे हुए हैं। ब्राह्मी में भी हैं, खरोष्टी में भी हैं, अरामाइक और यूनानी में भी हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत गलती होती है। अगर वो पूछ रहा है लैंग्वेज कैसी है, तो भाषा थी प्राकृत। और अगर वो पूछ रहा है स्क्रिप्ट कौन सी है, निम्नलिखित में कौन सी स्क्रिप्ट थी या नहीं थी, ऐसे पूछे तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक, यूनानी। ग्रीक का मतलब यूनानी। ठीक है, ये सारी थी। आगे देखें हम, जो इसके जो अभिलेखों की खोज हुई वो किसने की थी? पादरे टिल पेंथलर ने खोज लिया था कि एक पत्थर है, ये ऐसे ऐसे निरे पत्थर मिल रहे हैं और इन पर कुछ लिखा हुआ, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे ये है क्या। 1750 में इसके अभिलेखों की खोज किसने कर ली थी? पादरे टिल पेंथर ने। उसके बाद में इनको पढ़ा किसने? तो अब इसके अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप था। अशोक ना अपने अभिलेखों पर नीचे लिखवाता था, एक टाइटल लिखवाता था, देव नाम पियदशी। जैसे ये अभिलेख है, पूरा इसमें लाइन लिखी हुई है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी है नियम कानून, वो लिख दिया और नीचे लिखवा देता था देव नाम पियदशी। ठीक है जी। अब इनसे क्या गलती हुई जेम्स प्रिंसिप से
इन्होंने क्या किया, ये एक ब्यूरोक्रेट थे। ब्यूरोक्रेट मतलब तानाशाह थे। तानाशाह मतलब अधिकारी थे एक अमेरिका में। इन्होंने पहले अमेरिका का अध्ययन किया, रिटायर होने के बाद फिर भारत का अध्ययन किया, उसके बाद में श्रीलंका का अध्ययन किया, और ये पागल होकर मरे थे, जिंदगी भर पढ़ते ही रहे थे, जेम्स प्रिंसेप। और जब ये श्रीलंका का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने श्रीलंका में देखा था, वहां पर भी देवनामपीय पियदशी लिखा मिलता था। अभिलेखों पर बाद में नीचे देवनामपीय पियदशी लिखा मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, इतिहास में इन्होंने लिख दिया कि श्रीलंका का कोई राजा था तिष्य, और वो भी अपने नाम मतलब उसका शासन कहाँ तक था, पाटलिपुत्र तक था, भारत पर भी शासन था। लेकिन इनसे हो गई गलती। क्या गलती हो गई, अशोक ने अपने संघमित्र और अपने पुत्र और पुत्री प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल का एक डाली तोड़ करके श्रीलंका भेजी गई थी प्रचार करने के लिए। तो वहां पर श्रीलंका का राजा था तिष्य, वो इससे प्रभावित हो गया था अशोक से, बौद्ध धर्म से, तो वो भी इसी टाइटल को लिखने लगा था, देवनामपीय पियदशी को। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक विद्वान आए टर्नर। टर्नर ने इतिहास को बदल दिया, पूरा टर्न ही कर दिया। उसने जो माइनर शिलालेख, इसके दो तरह के शिलालेख थे, एक तो मेजर शिलालेख थे, एक माइनर शिलालेख थे। मतलब एक तो बड़े बड़े शिलालेख थे, एक छोटे शिलालेख थे। तो उसे बहुत सारे टर्नर को छोटे शिलालेख मिले जहां पर अशोक का नाम अशोक लिखा मिला, देवनामपीय पियदशी अशोक। तो उसने कहा कि अशोक ने श्रीलंका तक शासन किया था, मतलब श्रीलंका के किसी शासक ने भारत में शासन नहीं किया। तो कौन कौन से अभिलेख थे जिन पर अशोक का नाम अशोक लिखा मिला था, वो थे मास्की, उडैनगोलेन, नेट्टूर और गुर्जरा। मास्की, उडैनगोलेन और नेट्टूर कहाँ पर है, कर्नाटक में, और गुर्जरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये माइनर शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, छोटे, जिन पर अशोक का नाम अशोक लिखा मिला था। इसके मेजर शिलालेख भी थे कितने, 14 जो बड़े बड़े शिलालेख थे। शिलालेख तो इसको बहुत सारे थे, लेकिन वो बाद में तोड़वा दिए गए थे। तो उनमें इम्पोर्टेंट है 14 में भी। जैसे पहला देखें हम तो रॉक एडिक्ट, पशु हत्या पर प्रतिबंध। पशु हत्या पर प्रतिबंध है इसके पहले शिलालेख में। क्या है कि कोई भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। और दूसरा शिलालेख इसे मिला, उसमें क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य। तीसरे में क्या है, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। चौथे में धम्म नीति, धम्म क्या था, एक इथिकल कोड था। इथिकल कोड मतलब शांति की नीति, वो नहीं है ये बुद्ध धर्म वाला धम्म संघ, ये धम्म बुद्ध धम्म संघ, ये धम्म था शांति की नीति। ये जो शिलालेख हैं इसके कलिंग युद्ध के बाद में लिखवाए गए हैं। जब अशोक का धर्म परिवर्तन हो, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया, अशोक एक अच्छा अशोक बन गया था, एक सम्राट बन गया था, ये शिलालेख तब लिखवाए थे उसने अच्छी अच्छी बातें। 5 में क्या है, धम्म मात्रा की नियुक्ति, मतलब एक उसने शांति के लिए नीति बनाई थी कि अब तलवार से नहीं, अब प्यार से जीता जाएगा सबको, और धम्म बनाया था एक, और धम्म महामात्रा की नियुक्ति की थी, 6 धम्म के लिए आदेश दिए थे। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट 8वां है। 8वां शिलालेख क्या है, 8वें शिलालेख में इसने अपने जो शासन के 10वें वर्ष में इसने 3 यात्राएं की थी, धम्म यात्रा मतलब शांति की यात्राएं की थी 3। एक तो की थी 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में कहाँ गया था, बोध गया। बोध गया वही जगह है भगवान बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है जी। फिर ये अपने शासन के 12वें वर्ष में कहाँ गया था, निगाली सागर। निगाली सागर है नेपाल में। नेपाल में क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे भी एक बौद्ध मुनि थे, कनक मुनि, बौद्ध मुनि थे कनक मुनि, उनकी समाधि, उस पर गया था ये। उसके बाद में 20वीं साल में कहाँ पर गया था ये, लुम्बिनी में। कहाँ गया था, लुम्बिनी में। और उसने यहाँ पर लुम्बिनी अभिलेख था। लुम्बिनी में क्यों गया था, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये हमने क्वेश्चन में किया है, ये क्वेश्चन यहाँ आ चुका है हमारा। अशोक लुम्बिनी में भगवान बुद्ध के सम्मान में, भगवान बुद्ध का सम्मान करने के लिए वहां पे जो भूराजस्व की कर थी, भूराजस्व की जो दर थी, उसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया था अशोक ने, 1/8 कर दिया था। जो वहां लोग 1/6 देते थे, अब उन्होंने कहा अब तुम 1/8 दोगे। मतलब कितनी घटा दी थी उसने, 1/24 घटा दी थी भगवान बुद्ध के सम्मान में। लुम्बिनी के लोगों का कर घटा दिया था। यहाँ पे लुम्बिनी अभिलेख से भगवान बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है, लिखी हुई जो मिलती है अभिलेखों में, ठीक है जी। लुम्बिनी अभिलेख
लुम्बिनी अभिलेख या इसे रुम्मनदेही अभिलेख भी बोल देते हैं। ये 20वें साल में गया था। 9वें अभिलेख में क्या किया इसने, अशोक ने सामाजिक समारोह, विवाह वगैरह ये जो होते हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया। जन्म विवाह में मान लो किसी का जन्मदिन मन रहा, जन्म हुआ है, जो ये दावत होती है, जो पार्टी सार्टी होती है, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। विवाह में अगर तुम्हें शादी करनी है तो 4-5 आदमी ले जाओ, शादी करो। उसने कहा था बेकार का खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की बेटी की शादी होती है और वो हर पिता अपनी जिंदगी का लगभग आधा कमाई, जितना उसने पूरी जिंदगी में कमाया होगा उसका लगभग आधा कमाई वो अपनी बेटी की शादी में एक रात में उन झल्लर और वो पटाखे वाले और उनमें निकाल देता है, जिसमें कोई फायदा भी नहीं उनका। इसलिए अशोक ने इन पर प्रतिबंध लगाया था। युद्ध की जगह पर धम्म से विजय, और उसने कहा था 10वें में अब हम किससे विजय करेंगे, धम्म से। धम्म नीति की व्याख्या की थी उसने, ठीक है जी। 12वें शिलालेख में क्या था, स्त्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। किसमें, 13वें शिलालेख में है। 14वां शिलालेख क्या था, धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था कि हमें धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। अब कलिंग युद्ध क्या था, कलिंग युद्ध हुआ था हमारा 261 बीसी में। कलिंग युद्ध की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 बीसी में हुआ था अशोक और कलिंग के बीच में। अब अशोक ने कलिंग पर युद्ध क्यों किया था, उसके कारण क्या ही हैं। पहली बात हम ये मैप देखें, भारत का है नीचे से दक्षिण भारत, तो चारों तरफ ये पूरा शासन अशोक का था, यहाँ से लेके इधर गुजरात से लेकर और इधर को पूरा पश्चिम बंगाल वगैरह पूरा शासन अशोक का था। और ये जो बीच में बचा हुआ ये उड़ीसा, कलिंग फिलहाल में उड़ीसा, ये क्षेत्र रह रहा था जीतने के लिए खाली। तो एक चीज तो ये भी दिख रहा था अशोक को कि ये जीत जाना चाहिए, यही बचा हुआ था। दूसरा क्या था, यहाँ पे हाथी और लोहा बहुत ज्यादा था, तो अशोक चाहता था कि वो हमारा हो जाए। दूसरा वो व्यापार बनाना चाहता था, मतलब अगर वो दूसरे देशों से व्यापार करता था तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में होकर सामान जाता था, सब जाता था, तो वो चाहता था कि कलिंग हमारे कब्जे में होगा तो हम आसानी से व्यापार कर सकेंगे। तो इन कारणों से उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और अशोक का जो नारा था वो था कि उसे कलिंग चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर अशोक को क्या चाहिए, कलिंग चाहिए। कलिंग के बारे में बताया जाता है कि इस युद्ध में कलिंग का कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां से मौत नहीं हुई हुई, तो पूरा कलिंग लड़ा था। जब युद्ध चल रहा था 1-2 दिन अशोक को बीच में ऐसा भी लगा था कि हम हार जाएंगे शायद कलिंग से। तो युद्ध चल रहा था, शाम के टाइम में, संध्या के टाइम में बिल्कुल अशोक घूम रहे थे युद्ध मैदान में। जब युद्ध का मतलब खत्म हो गया, शाम को बंद हो जाता था, तो सेनापति आया उनका। उन्होंने सेनापति से पूछा कि क्या रहा सेनापति आज की स्थिति। इतने में ही एक और आदमी आया घोड़े पर, उसने कहा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है। अशोक से कहा तुम्हारे पुत्र हुआ है। अचानक से अशोक का एकदम हृदय परिवर्तित हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा उसे ठंड तो नहीं लगी होगी मेरे बेटे को, उसे कपड़ा तो उठा मतलब पहनाया होगा, उसे अच्छे से रखा होगा, ये होगा वो होगा। मतलब उसके हृदय में करुणा आने लगी, दया आने लगी अंदर से। फिर उसने पूछा, तो सेनापति बताने लगा कि आज लगभग 1-2 लाख आदमी मारे गए। फिर उसने कहा 1-2 लाख मार दिए, हाँ किसी का बेटा होगा। रोता डोला अशोक वहाँ पूरा लाशों के पास में। और उसके बाद में उसका धर्म परिवर्तन, मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अब कुछ जीतने के लिए बचा भी नहीं था, इसलिए अशोक ने अपनी तलवार रख दी। अब जो भी हो, अशोक को सम्राट माना जाता, महान तो महान ही है अशोक। 261 में कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा और उसने अपनी तलवार छोड़ दी। और अब धम्म नीति, मतलब अब प्रेम प्यार से जीता जाएगा सबको, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं जीतने को, तो क्या जीता जाएगा। ठीक है जी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक को बौद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो बुद्ध शाक्य के नाम से किसे जाना जाता है, एक आता है शाक्य मुनि किसे कहा जाता है। तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है और बौद्ध शाक्य के नाम से अशोक को जाना जाता है। बौद्ध शाक्य के नाम से अशोक को जाना जाता है और शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है।
अशोक ने कुछ शहरों की जो है स्थापना की थी, कुछ शहरों की स्थापना की थी जिनमें श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर वाला है वो किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। एक किताब है राज तरंगिणी किसकी किताब है? वो कल्लहड़ की, संस्कृत में लिखी हुई किताब है। राज तरंगिणी किसकी है? कल्लहड़ की। ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी। उसमें बताया गया है कि द फर्स्ट मौर्य रूलर ऑफ कश्मीर, अशोक कौन था? पहला मौर्य रूलर था कश्मीर का। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है ये, ठीक है जी। अशोक ने नेपाल में दो नगर और बसाए थे, देवीपाटन और ललितपाटन और देवपाटन अशोक ने बसाए थे नेपाल में। ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं एसएससी ने, देवीपाटन और अशोक पाटन किसने बसाया था। उसके बाद में लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। इसका जो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और जो फर्स्ट वंश था, इसमें कंफ्यूज नहीं होता, सबसे पहला वंश कौन था? सबसे पहला मौर्य पर शासन करने वाला वंश बृहद्रथ था, उसका भी शासक कौन था? बृहद्रथ था। अब इसके बाद में हम मौर्य प्रशासन देखते हैं, जो इनका प्रशासन था वो कैसे चल रहा था। तो हम देखें ये 5 पार्ट में डिवाइड करके 5 प्रांतों में बटा हुआ था पूरा मौर्य साम्राज्य। पूरा जितना भी अभी दिखाया मैंने सब पर, सभी जगह ज्यादातर अफगानिस्तान से लेकर इधर बंगाल तक और नीचे तमिलनाडु तक पूरा शासन कौन का था? अशोक का था। मतलब मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, आवंती और मध्य देश और कलिंग। कलिंग जो अभी जीता था, तो कलिंग की राजधानी क्या थी ये पूछा जाता है। कलिंग की राजधानी थी तोशाली, जो अभी जीता कलिंग, लास्ट में हमने अब हाल जीता जो 261 ईस्वी 263 में 261 ईस्वी में, ठीक है जी। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली थी। और उत्तर पथ हमें पता उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ एक ही जगह स्ट्रॉन्ग थी देखी जाए तो तक्षशिला। तो ऊपर वाले पार्ट की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और नीचे दक्षिण पथ में जाए तो स्वर्णगिरी। और बीच में कौन था? बीच में पता ही है, मैप में देखना आप एक बार उसको, मैप को पुश करके। तो बीच में सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रदेश था, सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बीच वाला में पाटलिपुत्र स्ट्रॉन्ग था। और अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो इन 5 पार्ट में डिवाइड था प्रशासन उनका। मतलब यहाँ से वो शासन कर रहे थे अलग अलग जगह पर राजधानी रख के अपनी। और एक सेमी इंडिपेंडेंट राज्य था, मतलब अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। क्या नाम था उसका? सौराष्ट्र काठियावाड़। सौराष्ट्र जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है काठियावाड़ जगह पर। अब ये काठियावाड़ नाम आया तो काठियावाड़ में चंद्रगुप्त के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने काठियावाड़ में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से इसमें मरम्मत वगैरह किसने करवाई थी? अशोक ने करवाई थी, स्कंदगुप्त ने करवाई थी और रुद्रदमन ने करवाई थी। किसने? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन शाक्य वंश का राजा था। मैंने सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक अभिलेख बताया था, जूनागढ़ अभिलेख किसका था? या इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। किसका था? ये रुद्रदमन का था। और इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और 2018 में किसने निर्माण दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई थी? नरेंद्र मोदी ने, सुदर्शन झील की। ये भारत का पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन का है। और इसमें जानकारी किस चीज की मिलती है? सुदर्शन झील की। इसे रुद्रदमन के इस जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है ये, ठीक है ये। इस टाइम पर क्या था? राजा था। उसके नीचे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था अर्थशास्त्र के अनुसार, वो क्या था? तीर्थ होते थे, तीर्थ। और तीर्थ अर्थशास्त्र चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बताए जा रहे हैं। और तीर्थों से नीचे होते थे अध्यक्ष। तीर्थों के बाद कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। कितने तीर्थों का? कि 18 तीर्थ थे और अध्यक्ष 27 थे। तो यहाँ पे तीर्थों के बारे में मैंने एक लिस्ट लगाई है, आप उसे पुश करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पक्का। मंत्री और पुरोहित थे और इनका तीर्थ 18 तीर्थ हैं पूरे के पूरे जो थे यहाँ पर। जैसे दुर्गपाल का काम क्या था? देश के जो भीतर का दुर्ग है,
जो भीतर है अंदर अंदर उसकी रक्षा करना, उसका प्रबंधन करना। और अंतपाल का मतलब क्या था, सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा करना, जो बाहर सीमावर्ती दुर्ग की। ऐसे ही दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध कराने वाला अधिकारी था। दंडपाल कौन था, जो हथियार उपलब्ध कराता था। ठीक है जी। कर्मांतिक कौन था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। प्रदेष्टा कौन था, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। युवराज कौन था, राजा का उत्तराधिकारी होता था। क्षमाहर्ता किसे बोलते थे, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था, कर संग्राहक जो होता था, समाहर्ता बोलते थे। सन्निधाता किसे बोलते थे, राजकोषीय विभाग का प्राधिकारी, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोलते थे। ये सारे 18 उनके नाम हैं जो हमारे क्या थे, तीर्थ थे। सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तीर्थ था उस टाइम पर। और इसमें मैंने बताया 27 अध्यक्ष थे मौर्य काल में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सीता अध्यक्ष किससे संबंधित। जैसे 8 नंबर पर लिखा हुआ सीता अध्यक्ष भूमि से संबंधित था। पहला है जैसे सुराध्यक्ष का मतलब क्या है, आबकारी विषयों से संबंधित था। मुद्रा अध्यक्ष क्या था, राजकीय विषय, मुद्रा तथा पासपोर्ट से संबंधित था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल जो घुड़साल होती, मतलब जहाँ पे पैसे वैसे वाली, टकसाल का अध्यक्ष था। ऐसे ही करके ये सारे हैं, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं। पोस्ट करके वीडियो को पूछे जाते हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं ये बहुत ज्यादा। पैता अध्यक्ष क्या था, नाप तोल वाला था। ठीक है जी। उसके बाद में इस टाइम पे कुछ कर चलते थे। कर मतलब टैक्स चलते थे कई तरह के जो इम्पोर्टेंट है। जैसे सीता अध्यक्ष भूमि पर कर लगता था, जो भूमि पर जो कर लगता था उसे सीता अध्यक्ष बोलते थे। फिर जैसे और देखें इम्पोर्टेंट, हम भाग किसे बोलते थे, हम निजी भूमि से वसूल किए जाने वाला लगान था, जो किसानों से वसूल किया जाता था, क्या बोलते थे उसे, हम भाग। और देखें बले हम पढ़ ही चुके थे। बले वही था जो स्वेच्छा से लोग देते थे, बलि कर था, धार्मिक भेंट के रूप में दिए जाने वाला कर था बलि। और प्रवेश कर था एक। प्रवेश कर क्या था, जो किस पर लगता था, प्रवेश करने पर लगता था। जैसे कि यह है निष्क्रम्य कर क्या था, जो निर्यात पर लगता था। निर्यात मतलब हम कुछ चीजें बाहर बेचने जा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता था, और हम बाहर से अंदर बेचने जा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता था, उसे प्रवेश टैक्स बोलते थे। प्रणय टैक्स भी था। प्रणय टैक्स था आपातकालीन टैक्स, संकट के काल में लिया जाने वाला दान था एक प्रकार से। हिरण्य था एक, हिरण्य मतलब नगद रूप में लिया जाता था। हिरण्य किस में लिया जाता, नगद रूप में, वस्तु के रूप में नहीं लिया जाता, पैसे लिए जाते थे, कोई वस्तु नहीं ली जाती थी। विष्टि क्या था, बेगार के रूप में। विष्टि क्या था कि अगर तुम पर पैसा नहीं है तो अपने शरीर से काम करके, जैसे होटल में तुम खाना खाने गए हो और बाद में देखा तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तो होटल वाला कहेगा कि एक छाक के बर्तन साफ कर दो और जाओ, हो गया काम। तो इस तरह से ये सारे टैक्स हैं। इनके टाइम पर इनके नाम ऐसे बहुत जरूरी, जैसे रज्जू, शुल्क, इनके नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछता है, नाम लिख देगा कौन सा टैक्स जो इनके मौर्य काल का नहीं था। ये हमने पूरा मौर्य डिस्कस किया, खूब बहुत डिटेल में किया। इसके बाद में इससे आगे चलेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे हम कुछ इनको खुद पढ़ना है, अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं। ठीक है, थैंक यू।